हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सीएमए इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है, अब सीएमए फाइनल के बच्चे बन चुके हो। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि सीएमए फाइनल में क्या पढ़ना है, इसमें क्या सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से ग्रुप्स है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, थोड़े सब्जेक्ट के नाम जान लीजिए, क्योंकि जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे आते हैं तो आपको सब्जेक्ट के नाम भी पता नहीं होते हैं। तो एक तो बेसिक इसके बारे में जानते हैं। तो सीएमए फाइनल के अंदर दो ग्रुप है। जो इंटर में आपने पढ़ा है वो ग्रुप वन ग्रुप टू पढ़ा है। यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसको ग्रुप थ्री ग्रुप फोर बोलते हैं। तो ग्रुप थ्री एंड ग्रुप फोर, ये दो ग्रुप यहाँ पर है। ग्रुप थ्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? तो आप में से किसी को पता है कौन कौन से सब्जेक्ट है फाइनल के ग्रुप थ्री में? हम्म, तो एक तो है लॉ, जो आपने इंटर में भी पढ़ा है, फाइनल में भी है, और इंटर का कंटेंट भी आएगा इसमें। नेक्स्ट वन इज एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटर में भी एफएम थी, फाइनल में भी एफएम है, बट इंटर फाइनल की एफएम में काफी फर्क है। सिर्फ कैपिटल बस्टिंग वगैरह जो है वो सेम है, बाकी सब अलग है। ये बहुत एडवांस लेवल की एफएम है। यहाँ पर आप डेरिवेटिव, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, बहुत एडवांस लेवल के टॉपिक पढ़ोगे आप यहाँ पे। इसके अलावा फिर है इसमें डीटी, डायरेक्ट टैक्स। डीटी क्या है इसमें? फाइनल की नई चीजें तो है ही है, इसके साथ में इंटर भी है। जैसे इंटर का पीजीवीपी, तो जो इंटर में पीजीवीपी पढ़ा था वो फिर से यहाँ पर भी पढ़ना है। और पीजीवीपी का क्वेश्चन भी आता है 14 मार्क्स का, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन आता है। तो मतलब पीजीवीपी अपने आप में 14 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पे। और एक है एससीएम, ये थर्ड ग्रुप का सबसे आसान सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? जो आपने इंटर में ओएम पढ़ी थी वो इसके अंदर है, एक तो 40 मार्क्स की। तो जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने, और आपको पता है ओएम में बहुत इजीली मार्क्स आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा पार्ट है डेटा एनालिटिक्स का, 10 नंबर का ओनली। वो थ्योरी है, जो उधर थी वही सेम इधर है। और जो यहाँ की कॉस्टिंग है उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों? एबीसी कॉस्टिंग आपने इंटर में पढ़ी, यहाँ पर है। ट्रांसफर प्राइसिंग आपने इंटर में पढ़ी, यहाँ पर है। मार्जिनल कॉस्टिंग आपने इंटर में पढ़ी, यहाँ पर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने इंटर में पढ़ी, यहाँ पर है। मतलब वो सारे सेम, मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है जो ओवरऑल मिला करके 70% तो आपने पढ़ रखा है। बस उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल बढ़ेगा। और बाकी ये सब्जेक्ट इजीएस्ट है आपके लिए। अगर थर्ड ग्रुप में देखे तो बाकी तीनों सब्जेक्ट लेंदी है, यही सब्जेक्ट ऐसा है जो शॉर्ट है और जिसमें आप अच्छे 70-80 मार्क्स तक भी बच्चों के आ जाते हैं। लॉ की बात करें, लॉ को कितना ही पढ़ ले एक लेवल से ज्यादा नंबर नहीं आते जनरली, क्योंकि एग्जामिनर टाइट मार्किंग करते हैं। एसएफएम में आ सकते हैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, सही है तो पूरे नंबर, नहीं है तो नहीं। डीटी के अंदर आप मान के चलो कि कभी पेपर ठीक आ गया तो 60-70 तक पहुंच जाते हैं। अदरवाइज जनरली बच्चों के 50 to 60 की रेंज में मार्क्स रहते हैं नॉर्मल बच्चे के, और कोई मेहनत करता है तो अलग बात है। अब फाइनल का ग्रुप फोर जो है ना, वो जो आपके चारों ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इंटर के दोनों ग्रुप और फाइनल के दोनों ग्रुप, इनमें सबसे इजी है। जैसे इंटर में सेकंड ग्रुप इजी था ना, वैसे ही फाइनल में फोर्थ ग्रुप इजी है। और ये सेकंड से भी इजी है जो आपका इंटर में था। इसके अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेंदी है, वो है सीएफआर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये अकाउंट्स है आपकी, जो कंपनी अकाउंट्स आपने पढ़ी थी उसी टाइप की अकाउंटिंग है, अलग लेवल की। फिर इसके बाद में इसमें आईडीटी आएगी, इनडायरेक्ट टैक्स। अब आईडीटी में क्या है? 80% आईडीटी सेम है जो आपने इंटर में पढ़ी है।
सिर्फ 20% आईडीटी पढ़नी है, और हम जब इंटर में पढ़ते हैं तो भी हम वही लेवल पढ़ते हैं जो एक्चुअल में चैप्टर का होना चाहिए। तो हमने ये इंटर के अंदर पढ़ रखी, सिर्फ हमको रिकॉल करनी है। मैक्स टू मैक्स 2 महीने का सब्जेक्ट है, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है ये। एक है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में कुछ कंटेंट आपने इंटर में पढ़ रखा है अगेन, और ये नया भी है, मतलब आपने इसका 10-15% कंटेंट पढ़ रखा है, बाकी सब नया है 80%। बट ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप ये देख लीजिए, ये सब्जेक्ट की टोटल ड्यूरेशन 70 आवर्स है, तो मतलब 70, इसको बंद कर लो, तो 70 क्लासेस में ये हो जाएगा। फिर एक और छोटा सब्जेक्ट है एसपीएम बीवी। एसपीएम बीवी दो है। एसपीएम का मतलब है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थ्योरी। जैसे एसएम थी ना, वैसे ये है एसपीएम। वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, ये स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके साथ में बीवी है। यहाँ पे हमको ऑप्शन भी मिलते हैं। इसको पेपर नंबर 20 बोलते हैं, ये 20A है। 20B भी मिलता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का है और एक बैंकिंग का है, ऐसे और भी सब्जेक्ट्स है। बट उन सब्जेक्ट्स में क्या है कि वो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, और मुझे नहीं लगता आप में से कोई थ्योरी लेना चाह रहा होगा। तो इसमें ये जो बिजनेस वैल्यूएशन है, ये है प्रैक्टिकल। ये सब्जेक्ट भी 70-80 आवर्स का ही है। तो ग्रुप 4 के ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये छोटे हैं। ये 70-80 आवर्स की है हर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बड़ा है बस। और वहीं इधर देखे तो ये 3 सब्जेक्ट बड़े हैं। तो आपको अगर बड़े सब्जेक्ट देखने हो तो ये 3 है और ये है, और छोटे सब्जेक्ट देखने हो तो ये 4 सब्जेक्ट है। तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, चाहे बोथ ग्रुप क्लियर करने की या ऑल इंडिया रैंक लाने की, तो उनमें ये स्ट्रेटेजी काम आएगी कि अच्छा ये तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इजीली कर सकते हैं। आप ग्रुप 4 देखो, आप अगर रिजल्ट भी देखोगे तो ग्रुप 4 का पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन ही यही है कि ग्रुप 4 में ये 3 सब्जेक्ट तो छोटे हैं। तो फाइनल के अंदर बोथ ग्रुप अगर निकालना है तो ग्रुप 4 को अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब इसमें अच्छा स्कोर 250, 260, 280 तक भी बच्चे लाते हैं, और आप भी ला सकते हो इजीली। और ये जो ग्रुप है ना, ये आने में तो आएगा आपको, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए इसमें टारगेट रखो कि मेरे को 220 240 ले आने हैं, और इधर मुझे ज्यादा लाने हैं। इसमें 300 नंबर भी आते हैं बच्चों के, ऐसा ग्रुप है ये। तो ये ग्रुप को टारगेट रखना है कि इसमें तो ज्यादा स्कोर आएगा, इसमें कम आएगा। और किसी के ये अच्छे हैं तो यहाँ भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि एससीएम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 70-70 मार्क्स ला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका 60-70% पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अभी जब ये इसका एक ओएम का पार्ट होता है, वो तो इंटर फाइनल एक साथ ही पढ़ते हैं। तो मतलब इंटर फाइनल ओएम तो एक ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि और इवन इंटर में ज्यादा है, फाइनल में कम है क्वेश्चंस, अगर आप बुक निकाल करके देखोगे। यहाँ पे असाइनमेंट भी आएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, यहाँ पे एलपीपी भी आएगा, पर्ट सीपीएम आएगा, वही सेम चैप्टर। और इवन फाइनल में उसके कम क्वेश्चन है, इंटर में ज्यादा है, तो दोनों बुक पढ़नी पड़ेगी इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये अपना ओवरऑल सब्जेक्ट हो गया। इसमें से जो सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है डायरेक्ट टैक्स, जिसको पेपर नंबर 15 कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं, पेपर नंबर 15। एग्जाम पैटर्न में कुछ नया नहीं है, मतलब जो इंटर का एग्जाम पैटर्न था ना, वही 30 मार्क्स के एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, वही सेम पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न में कुछ ज्यादा डिस्कस करने को है नहीं। ऑनलाइन में गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस आ रही है क्या ऑनलाइन में? एक बार क्लियरली बता दीजिए। अब इसका मॉड्यूल देखते हैं कैसा है। यहां से थोड़ा बहुत आपको नोट करना है, अभी मैं बताऊंगा तब करना है, लेकिन अभी देखिए ये पेपर नंबर 15 जो है, डायरेक्ट टैक्स लॉज, एंड इसका नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन। जैसे अपने इंटर में क्या था, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स था। यहाँ पे भी एक तो डायरेक्ट टैक्स लॉज लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल मतलब क्या? इंटरनेशनल मतलब यहाँ बात होगी दो कंट्रीज के बीच में हो रहे ट्रांजेक्शन्स की।
मान लो आपकी एक ब्रांच इंडिया में है, एक दुबई में है, आप उनके बीच में ट्रांजेक्शन करा रहे हो तो कैसे टैक्स वगैरह निकलता है वो इसमें है। और इवन बेसिक्स के बाद डायरेक्ट अपन यही पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने हैं अभी इसका रीजन बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चैप्टर्स देखोगे, अच्छा सिलेबस की भी मैं बात कर लेता हूँ। ये सिलेबस 2022 जो चल रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि या तो दिसंबर 27 तक चलेगा, या फिर इसमें कई बार एक दो अटेम्प्ट और बढ़ा देते तो ये दिसंबर 28 तक भी चल सकता है। ये 2022 सिलेबस की बात कर रहे हैं। और जो नया सिलेबस है वो अभी भी एक साल बाद आएगा, तो 1 ईयर बाद वो आएगा। फिर उसको थोड़ा स्टेबलाइज होने में, उसका पैटर्न वगैरह पता लगने में टाइम लगता है। जब भी, जैसे मान लो जब ये 2022 आया था तब 2016 चल रहा था। वैसे हर 4 साल में सिलेबस आता है, तो 2020 में आना था, बट ड्यू टू कोविड ये 2022 में आया। अब हर 4 ईयर में सिलेबस आता है। जब कोई सिलेबस नया नया होता है ना, तो उसमें अपने को नहीं कूदना। क्यों? क्योंकि उसका ना तो पैटर्न पता, ना उसमें क्या देंगे ये पता। आज के सिलेबस में जैसे आप इंटर के एग्जाम दे के आए हो, तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि क्या आएगा। 2 के ए में क्या, 2 के बी में क्या, 3 का ए क्या, 3 का बी क्या। नए सिलेबस में हमको कुछ नहीं पता होता। तो हमारा टारगेट ये है कि अभी तो वैसे ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक ये सिलेबस रहेगा। सर मेरा इसमें क्लियर नहीं हुआ तो क्या मुझे नए में जाना पड़ेगा? आप ऑटोमेटिकली न्यू में शिफ्ट होते हो। बट न्यू में ऐसे नहीं है कि सर मुझे सब पढ़ना पड़ेगा क्या। वहाँ पैटर्न्स बदल जाते हैं, कंटेंट यही रहता है, टैक्स थोड़ी ना बदलेगा, टैक्स का प्रोविजन तो वो का वही रहेगा, लॉ वॉ की वही रहेगी। बट थोड़े बहुत चेंजेस फिर वहाँ होते हैं। तो ये आपको टारगेट रखना है कि इस वाले एग्जाम में आप निकाल ले। और बढ़िया बात ये होती है कि जब ओल्ड सिलेबस खत्म हो रहा होता है तो उसका पासिंग परसेंटेज अच्छा रखा जाता है। आप पुराना ट्रेंड भी देखें कि जब 2016 खत्म हुआ था, उससे पहले 2012 सिलेबस था वो खत्म हुआ था। तो जब जब ये सिलेबस खत्म होते हैं तब तब इनका पासिंग परसेंटेज अच्छा रखते हैं। तो ये आपको एक टारगेट रखना है कि इससे पहले पहले मुझे क्लियर करना है, या तो जून 27 या दिसंबर 27 तक। अब ये जो सब्जेक्ट है अपना, डायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 15, इसमें देखते हैं कि क्या चैप्टर्स है और क्या सेक्शंस है। आप ये देखो कि डायरेक्ट टैक्स में ये इतने 10 ही चैप्टर दे रखे हैं। 11 तो केस स्टडी है, मतलब इतना सा ही पढ़ना है। और ये इंटरनेशनल टैक्स तो अपने आप में एक चैप्टर है, इसमें 3 टॉपिक दे रखे हैं। आप देखेंगे तो 11 + 3 14, 14 चैप्टर्स आपको दिखेंगे। क्या इतना ही पढ़ना है क्या? अब ऑब्वियस सी बात है कि जितना आपको दिख रहा है उससे ज्यादा आपको पढ़ना होगा। ये 14 चैप्टर्स ही अगर सिर्फ अपने को करने हो ना, तो अपना सिलेबस लगभग लगभग 3 साढ़े 3 महीने में खत्म हो जाए। मतलब इतने छोटे हैं ये। लेकिन होगा क्या कि ये चैप्टर्स पढ़ने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना, वो इंटर के अंदर है। जैसे आपको पीजीवीपी आना चाहिए, कैपिटल गेन आना चाहिए, तब आप बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग समझ पाओगे। तो फाइनल में तो क्या मान के दे दिया कि तुमको तो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग चैप्टर पढ़ना है। अब हमको थोड़ी ना याद है इंटर का, तो इसीलिए पहले वो इंटर के 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, फिर जाकर के ये होगा। अगर डायरेक्ट ही किसी को आता हो तो ये पढ़ लो, लेकिन इससे काम नहीं बनता है। और इवन जो पीजीबीपी कैपिटल गेन है, यहाँ दिख नहीं रहे हमको, और भी टॉपिक्स है जो नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी वो एग्जाम्स में आते हैं। तो अब इसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं एक्चुअल में, मैं वो लिख रहा हूँ कि जो अपने चैप्टर्स पढ़ने हैं ये आपको लिखने हैं। वो बुक में जो दिख रहे हैं वो अलग है, और यहाँ जो अपने को पढ़ने हैं वो अलग है। अब यहाँ पे जो चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं इसको मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। एक वो चैप्टर जो कि इंटर लेवल के हैं और हम फिर भी पढ़ेंगे उनको फाइनल में अगेन, और एक वो चैप्टर जो कि सिर्फ फाइनल के अंदर ही है।
अच्छा, ऑनलाइन में कोई ऐसा बच्चा है क्या जो ऑफलाइन का है और अभी ऑनलाइन है? अब इंटर लेवल के कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं जो यहाँ पर रेलिवेंस रखते हैं फाइनल के अंदर, उसकी बात करते हैं। अभी अभी मैंने बताया पीजीवीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, पूरा चैप्टर वही है, वही सेम प्रोविजन, बट इसके जो क्वेश्चंस है उनका लेवल अलग होगा। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से करने, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इंटर में जो पढ़ते थे वो मॉड्यूल से कर लेते थे। यहाँ अगर आप मॉड्यूल करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मॉड्यूल में तो क्वेश्चन ही नहीं दे रखे कई टॉपिक्स के। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन बैंक रेफर करनी पड़ेगी, उस पर भी अभी अपन बात करेंगे। कैपिटल गेन चैप्टर हमको पढ़ना है। एक थोड़ा सा काम आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक यहां पर काम आएगा डिडक्शंस। बाकी अदर सोर्स एज सच काम का नहीं है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी भी काम के नहीं है। पास्ट एग्जाम में एक दो बार सैलरी का भी क्वेश्चन दे दिया। अब वो कैसे दे दिया जबकि यहाँ है तो नहीं। टैक्स प्लानिंग से मतलब क्या हुआ कि आपको एचआरए लेना चाहिए या आरएफए लेना चाहिए, दोनों निकालो। लेकिन अब उस गेट खोलना, उस एक अटेम्प्ट के लिए जो सालों में कई बार आया था, उसकी वजह से हम सैलरी वगैरह तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, आप उसके रिवीजन वीडियो देख सकते हो, वो अलग चीज है, लेकिन सैलरी वगैरह सिलेबस में नहीं आते। देखो ये जो दो बुक्स है, ये दो बुक्स आपको फाइनल में पढ़नी है। ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर है। इसमें ये जो बुक है ये तो है कंसेप्ट बुक, जैसे इंटर में आपको मिली थी, लेकिन इंटर में हम ज्यादातर नोट करके पढ़ते थे। यहाँ मिक्स्ड है, यहाँ 50% नोट होगा और 50% बुक से पढ़ा जाएगा। तो इस बुक के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो टोटल कितने चैप्टर्स है अगर आप देखोगे तो बहुत सारे। यहाँ तो दिख रहे हैं कम, इधर देखो 31 चैप्टर्स है अब। तो ये 31 में कोई तो बहुत छोटे छोटे भी है, एक एक दिन, दो दो दिन के, और कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स भी है। और ये क्वेश्चन बैंक में क्या करा हुआ है कि जो अपनी बुक के क्वेश्चन है जो कि बहुत कम है, तो इसीलिए अपने को एडिशनल क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन पास्ट एग्जाम के हैं, कुछ एमटीपी आरटीपी है, कुछ सीए से लिए गए हैं और कुछ बनाए गए हैं। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, और अभी तो इसका न्यू वर्जन आ रहा है, तो उसमें और बढ़ा दिए मैंने क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बैंक करनी है एक तो, और एक अपने को कंसेप्ट बुक करनी है, ये दो बुक्स करनी है। फाइनल के अंदर डीटी में मॉड्यूल रेफर नहीं करना है। इंटर में उल्टा था हमारा, इंटर में तो क्या था, मॉड्यूल से ही करना है। फाइनल के अंदर मॉड्यूल करना नहीं है, उल्टा। देखो आपको ना लॉ में मॉड्यूल रेफर करना पड़ेगा, ना डीटी में करना पड़ेगा, ना एसएफएम में। एसएफएम में क्वेश्चन बैंक मिलेगी आपको तो उसमें सब कुछ है। एससीएम में करना पड़ सकता है। एससीएम में भी शायद बुक मिलेगी, उसके अंदर आपको बुक के क्वेश्चन पास्ट एग्जाम के एक ही जगह, बट वो मॉड्यूल से इंस्पायर्ड है। बट बाकी तीन सब्जेक्ट तो ऐसे जो एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है ना, ये भी मैंने इसमें डाल रखे हैं, बट वो फाइनल की बुक के अंदर नहीं है ये टॉपिक, लेकिन हमको पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन बैंक में भी मिलेंगे ये टॉपिक। और इसके अलावा आपको कंसेप्ट बुक में भी ये टॉपिक मिलेंगे। मेन मेन ये है। ऐसे तो मैंने क्लबिंग भी डाल रखा है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस वो डाल रखा है, लेकिन काम का नहीं है। एज पर अपन पिछले 10 अटेम्प्ट देख ले तो भी कोई काम का नहीं है वो। अदर सोर्स भी एज सच कोई काम का नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, सैलरी भी एज सच कोई ज्यादा काम का नहीं है, एक बार आया हुआ है बहुत सालों में। फिर बस ये मेन चैप्टर निकल करके आते हैं जो काम के। अब आते हैं अपन फाइनल लेवल के। फाइनल लेवल के कौन कौन से चैप्टर में ब्रॉड बड़े बड़े चैप्टर लिख रहा हूं, ऐसे छोटे मोटे तो और भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फाइनल का है, जिसने ये एक चैप्टर कर लिया, इंटरनेशनल टैक्सेशन। अच्छा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 40 नंबर। ये अकेला चैप्टर 48 मार्क्स का है। मतलब एक चैप्टर अगर आपने कर लिया तो 48 मार्क्स आ सकते हैं। 48 मार्क्स कवर कर।
इंटरनेशनल टैक्स जो सेकंड सेक्शन दिख रहा था, ऑफिशियली ये 40 मार्क्स का है, बट आपको पता होगा कि पेपर तो 128 का आता है, तो इसको भी तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी इस पर बहुत ज्यादा रहने वाली, मतलब फाइनल का टैक्स अगर पास होना है या 60 प्लस लाने हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये अकेला 40 का दे रखा है और एडिशनली आता है। कई बार तो 14 मार्क्स का एडिशनल क्वेश्चन आप और देख लो, तो ये हो गया 54 नंबर तक का। कई बार ये 48 मार्क्स। तो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें छोटे छोटे 3 चैप्टर है, लेकिन वो ओवरऑल इंटरनेशनल टैक्स ही कहलाता है, 3 टॉपिक मिला करके। तो ये अपना सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है, जो सिर्फ फाइनल में है, आपने इंटर में नहीं पढ़ा है। फिर यहां पर असेसमेंट आएगा। जैसे इंटर में असेसमेंट ऑफ फर्म था हमारा पीजीबीपी के साथ में, वो तो यहां पर भी है, लेकिन अब इंटर में हमारे कंपनी का असेसमेंट नहीं था, वो हमको यहां पर पढ़ना है। असेसमेंट ऑफ कंपनी। अच्छा, ऑनलाइन में ऑडियो ठीक से आ रही है और एक बार सब मेरे को रिप्लाई देंगे सभी लोग। तुम देख रहे हो कि चालू करके छोड़ दिया सभी? सारे लोग रिप्लाई देंगे, ऑडियो ठीक से आ रही है क्या आपको? असेसमेंट ऑफ कंपनी। फिर इसके बाद में ये असेसमेंट ऑफ कंपनी से ही रिलेट करता है मैट। इंटर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था एएमटी, बहुत छोटा था, एक ही क्लास में हो गया था, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। वैसा ही यहाँ पर है मैट, लेकिन ये बड़ा है और ये इंपॉर्टेंट है, वहां वो इंपॉर्टेंट नहीं था। तो जब फाइनल के अंदर ये चैप्टर पढ़ा जाएगा तो ये भी पढ़ा जाएगा। ये दोनों कंबाइंड है, कनेक्टेड है दोनों अलग अलग चैप्टर, बट ये दोनों कनेक्टेड चैप्टर है। इसके अलावा हम यहां पर पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट भी आएगा और बिजनेस ट्रस्ट भी आएगा यहाँ। इसमें हम देखेंगे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनकी इनकम कैसे निकलती है। मयंक, कपिल और इन्हीं का आया है, बाकी लोग भाई धीरव, रिमझिम, आंचल, विपुल और भी जो लोग हैं सब क्या आने चाहिए, ताकि कंफर्म हो मुझे कि तुम क्लास में ही हो अटेंटिव। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? हमने एक पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी इंटर में, उसमें अपन ने लिखा था एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसमें हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स वालों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी टैक्स लेते हैं। उनसे कैसे लेते हैं वो यहाँ पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट में, कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनकी इनकम कैसे निकलती है, वो अपन यहाँ देखेंगे। फिर एक टॉपिक जो कि अभी अपन बात भी कर रहे थे, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग चैप्टर अगर हमको करना है ना, तो पहले ये दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे, मतलब इन दोनों से लिंक्ड है ये चैप्टर। पीजीवीपी से तो फिर भी थोड़ा कम है, एक ही प्रोविजन है पीजीवीपी का, बट कैपिटल गेन से तो बहुत लिंक्ड है। तो ये दो टॉपिक अगर आपको नॉलेज है तो आप बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग कर पाओगे। तो ऐसा कनेक्शन है फाइनल के चैप्टर में। अभी जाके कोई डायरेक्टली इस चैप्टर को पढ़ना चाहे, इसको उसको आएगा ही नहीं, पहले उसको ये पढ़ने पड़ेंगे फिर ये पढ़ना पड़ेगा तो आएगा। तो इनका इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर, रिटर्न ऑफ इनकम। ये आपने इंटर में भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ेंगे। इंटर में तो इवन हम बेसिक्स में ही पढ़ लेते थे। असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर में क्या होगा कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखेंगे कि इनकम टैक्स की रेड कैसे पड़ती है, कब पड़ती है। इसमें हम मूवी भी देखेंगे, थोड़ी सी रेड मूवी है एक जिसका नाम है अजय देवगन की, वो भी अपन देखेंगे इसमें। उसमें प्रैक्टिकली प्रोविजंस बताए गए उसी मूवी के अंदर, ये जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में होने वाला है। तो असेसमेंट प्रोसीजर में इनकम टैक्स रेड वगैरह, नोटिस वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखेंगे अपन। फिर इसी के साथ में पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन नामक चैप्टर आएगा।
पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन में अपन क्या देखेंगे कि अगर आप पकड़े गए चोरी करते हुए इनकम टैक्स की तो आप पे क्या पेनल्टीज है, कितनी जेल हो सकती है, वो बातें इसमें देखेंगे जो कि इंटर में नहीं हुआ करती थी। इस टाइप की बातें, ये सिलेबस की डिजाइनिंग भी समझेंगे कैसे हो रखी है, फिर आपको और पता चलेगा। रेक्टिफिकेशन एंड रिवीजन, इसमें हम देखेंगे कि आपका इनकम टैक्स का असेसमेंट हो गया, ऑर्डर आ गया, अब उसमें कुछ रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो वो अपन यहाँ पर देखेंगे। एक छोटा सा एक्ट है ब्लैक मनी एक्ट, इनकम टैक्स से हटके हैं बट एक दो क्लास का है, कोई बहुत बड़ा नहीं, यहाँ से एमसीक्यूज आते रहते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। आईसीडीएस, ये भी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे एक बार अभी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, नॉर्मली नहीं आता है, बट एक बार इस बार आ गया इसमें से। बस मेन मेन तो यही है। एक ऐसा टॉपिक है जिसके नाम पे कुछ भी दे देते हैं, वो ये रहा फाइनल के अंदर, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। ये ब्रॉड चैप्टर है, एक आधे छोटे मोटे चैप्टर अलग है। अगर आप लिखना चाहे या तो नीचे स्टार बना के लिख लीजिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है ना, इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो चैप्टर से अलग अलग। एक टॉपिक का नाम है DTAA, एक का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये वो ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं है जो आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो, ये दूसरी है। एक हम इसमें पढ़ेंगे एनआर टैक्सेशन, जो कि बुक में नहीं दे रखा है इसके साथ में, बट पढ़ना इसी के साथ पड़ता है, इसलिए हमने इसको इसके साथ इंक्लूड करा है। और एक गार, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है इसमें। जैसे DTAA 3-4 क्लास का है, ट्रांसफर प्राइसिंग बड़ा है 12-13 क्लास का, एनआर टैक्सेशन 3-4 क्लास का है, मतलब ये ओवरऑल मिला करके ये 30 क्लास से ज्यादा का नहीं है। आप ये सोचिए कि 30 क्लासेस के अंदर हम 40 to 50 मार्क्स का कंटेंट कवर करेंगे, तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेरा पहला फोकस इसी पर रहेगा कि जैसे ही अपन आने वाले 1 महीने में, अभी सबसे पहले तो अपन करेंगे देखो बेसिक्स। बेसिक्स तो आपने इंटर में भी पढ़ लिए, तो यहाँ वैसे पढ़ने की वो बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर बेसिक्स में सीखेंगे अपन टैक्स कैलकुलेशन बस, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह टैक्स निकालना पड़ेगा। तो बेसिक्स चैप्टर जो कि 3-4 क्लास का होगा, उसके अंदर हम ये टैक्स कैलकुलेशन सीखेंगे, जिसमें बेसिक टैक्स रेट जो है। इसमें खास बात देखो एक बढ़िया क्या हुई है, आप अगर जून 27 दिसंबर 27 में एग्जाम देंगे, तो आप पे कौन से बजट के प्रोविजन लगेंगे? जो अभी आया है जस्ट 2026 वाला, लेकिन उसकी बुक तो आई नहीं। लेकिन अब दिक्कत वाली बात क्यों नहीं है, इस बजट में कोई खास अमेंडमेंट ही नहीं है, टैक्स रेट भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बुक हमारे पास अभी अवेलेबल है, अगर हम वो भी करते तो आगे भी वही रहनी है। कोई ऐसा प्रोविजनल चेंज नहीं है जिससे आपके एग्जाम पर इम्पैक्ट आए कुछ भी खास। बट इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज कराऊंगा। एक नया इनकम टैक्स एक्ट आया है फ्रेश, जो कि 25 में ही आ गया था, बट वो अभी तक भी नहीं एप्लीकेबल हुआ है, बट वो 27 से होगा। तो हमको क्या करना होगा, आप ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को 2 एक्ट पढ़ने हैं, हालांकि कोई नया नहीं पढ़ना है कुछ भी। कुछ जगह ऐसी आएगी जहां पर कंपैरिजन पढ़ना होगा कि ये तो है मेन इनकम टैक्स एक्ट, ये है न्यू इनकम टैक्स एक्ट, दोनों की नॉलेज रखनी पड़ेगी आपको।
वो बहुत जगह नहीं है, कोई 1% जगह ही ऐसी है जहां पर आपको दोनों एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अदरवाइज तो जो एक्ट चल रहा है आज तक वही पढ़ना है। तो आपको ये समझना है कि बजट में तो कुछ भी चेंज नहीं आया, तो मतलब अपने को टेंशन नहीं है, जो बुक्स अभी है उसके बेस पे ही पढ़ेंगे तो सब कुछ सेम है। टैक्स रेट भी नहीं बदली, नहीं तो पिछले 3-4 साल से क्या हो रहा था, हर साल टैक्स रेट बदल जाती थी। इससे अपने को बहुत चेंजेस करने पड़ते थे फिर, क्योंकि हर जहां जहां टैक्स निकालना है वहां जगह चेंज होगी। बट इस बार टैक्स रेट तो चेंज नहीं हुई, रिबेट भी चेंज नहीं हुई। मेजर चेंज की हेडलाइन देखोगे तो एसटीटी में चेंज आया है। एसटीटी अपने काम ही नहीं आता कहीं भी पढ़ने में, तो एज सच उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। छोटे मोटे जो प्रोविजनल चेंज आए उससे भी पढ़ाई वाली पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। हाँ, एक्चुअल वर्ल्ड में जो कुछ होते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह ये वहां इम्पैक्ट आ गया, बट हम जो पढ़ाई करते हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो इस बजट से स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि बढ़िया है, बोले कुछ चेंज ही नहीं आया, मेरे को कुछ ज्यादा पढ़ना ही। हाँ, लेकिन आप एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसको लग सकता है कि ये टैक्स बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया, वो अलग चीज है। तो ये सारा अपना सिलेबस है। तो जो पहली क्लास होगी आने वाली अगली क्लास में, उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टैक्स निकालना सीखेंगे। जो आपने इंटर में पढ़ा है उससे भी थोड़े ऊपर का लेवल का होगा इसमें। बेसिक वाला टैक्स तो वही है, बट सरचार्ज यहाँ पे थोड़ा सा अपर लेवल का होगा। फिर अपना प्लान क्या है, हम इसको पढ़ेंगे इंटरनेशनल। तो अपने अगले 1 महीने का प्लान तो ये है कि हम बेसिक्स पढ़ेंगे और इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे। बेसिक्स आप लोग पढ़ेंगे जो भी बच्चे हैं, फिर ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, जो दूसरे बैच में है बच्चे वो भी आपके साथ आ जाएंगे। मतलब आप लोगों का साथ ही बैच चल रहा है जो कॉमन टॉपिक है उसमें। तो ये जो टॉपिक है, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन और भी कुछ टॉपिक्स जो उनके रहे हुए हैं। देखो फाइनल का बैच कैसा होता है मैं थोड़ा समझाता हूँ। इंटर में तो क्या होता है, सारे बच्चों का एक साथ स्टार्ट हुआ, सारे बच्चों का एक साथ खत्म हुआ। फाइनल कभी ऐसा नहीं होता। फाइनल इज रोटेशनल। आप कहीं से भी बैठोगे ना आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने इंटर में इतना पढ़ा हुआ है। तो जैसे आपका बैच आज से स्टार्ट है, अब आज के 2 महीने बाद भी तो कोई आएगा, तो फिर वो 2 महीने बाद आएगा तो न्यू चैप्टर से बैठेगा, वो कनेक्ट हो जाएगा, और जहां उसका सिलेबस खत्म होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक ट्रेन की तरह है जो चल रही है, जो जहां से बैठा है जैसे ही उसका सिलेबस सर्कल कंप्लीट हुआ उनका खत्म। जैसे अभी जो जून में एग्जाम देने वाले हैं, उनका सिलेबस 2-2.5 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। अब उन वो जहां 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 से गाड़ी में बैठा उसका सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो सकता है। हो सकता है आपके साथ वाले कुछ बच्चों का सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो जाए, आपका बाद में हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कब बैठे हैं इस गाड़ी में। आपको फाइनल के अंदर आइडियली 7 से 8 महीने देने पड़ेंगे अपने सिलेबस को। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर मैं जस्ट अभी वाला एग्जाम दे दूं क्या, वो तो आप पॉसिबल ही नहीं है। 15 मंथ्स का गैप लेना पड़ेगा आपको एटलीस्ट एटलीस्ट। आप इंटर दे के आए हैं, आपको पता है आपने कितनी पढ़ाई करी, कितनी मेहनत करी है, उससे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ज़्यादा ही करनी है। और टारगेट रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर फाइनल क्लियर करें। इसके लिए आपको सीरियसली 8 महीने की कोचिंग करनी पड़ेगी। 8 महीने में मैंने सब इंक्लूड कर लिए, छुट्टी वगैरह, ये इफेक्टिवली। फिर उसके बाद में 6 महीने की सेल्फ स्टडी। तो 8+6 अगर आप करते हैं तो आपकी रैंक तक भी आ सकती है। पास्ट ट्रेंड में जो भी देखा गया है, जो भी बच्चा, जैसे मान लो कमल की आई, अनामिका की आई, त्रिशिर की आई, ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन का तो सबका अलग अलग होता है। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करते, ऐसे नहीं कि 1 महीने बाद एग्जाम दे रहा हूँ, 3 टाइम आपको रिवीजन करना है। एक टाइम तो ये हो ही रहा है, और 2 टाइम खुद की तरफ से, और एक बार टेस्ट सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल 4 बार पढ़ना है। एक तो क्लास में पढ़ रहे हैं, और 2 बार आपको खुद की तरफ से रिवीजन करना है। अब वो खुद की तरफ वाला या तो आप साथ साथ जो चल रहा है कर लो, अभी 1 महीने बर्डन कम होगा, फिर आपको पता होगा इंटर में भी थोड़े थोड़े आगे बढ़ते बढ़ते बर्डन बढ़ता है। तो आपको शुरुआत से ही अगर पेस पकड़ करके चलोगे, डेली काम करते रहोगे, तो बहुत ईजी लगेगा। नोटबुक आपको प्रॉपरली यहाँ मेंटेन करनी होगी। देखो फाइनल में होता क्या है, अभी आपके दिमाग में नहीं आएगा, थोड़े दिन बाद आएगा, यार मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को तो ये भी आता है। मतलब फाइनल में जैसे ही बच्चे, जैसे आप जब फाउंडेशन से इंटर में आए थे ना, तो खुद को ऐसे समझते थे मैं बहुत समझदार हूँ, मैंने तो फाउंडेशन कर लिया। जैसे ही आप इंटर से फाइनल में आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो सबसे सीनियर हूँ, मेरे से तो ऊपर कोई लेवल ही नहीं है, तो मैं ज़्यादा समझदार हूँ। 4 बच्चे आके तुमसे एडवाइस भी मांगेंगे कि भैया दीदी कैसे पढ़े, ऐसे आपको बताना होगा। तो क्या होता है, अपने को ऐसा लगता है अपन बहुत बड़े हो गए, अपन कर लेंगे। और इस चक्कर में कई बच्चे क्या होते हैं, सीरियसनेस कम कर देते हैं। वो रेगुलरिटी जो उन्होंने इंटर में मेंटेन करी थी वो फाइनल में नहीं करते, और फिर वो एंड में रिजल्ट में दिखता है। फिर वही बच्चे पूछते हैं भैया आपका क्या हुआ, दीदी आपका क्या हुआ, तब उस टाइम उनको जवाब नहीं दे पाते हैं।
तो आपको ये समझना है कि आप अब सीनियर बन चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले तुम फाउंडेशन में बैठा करते थे मेरे सामने, फिर इंटर में बैठे, अब फाइनल में बैठ गए। अब ये लेवल और है, इसको भी माइंड में ऐसे बिठाना है कि मैं सीरियसली ही करूंगा। ऐसे नहीं है कि भाई चलो हो जाएगा, टाइम बहुत है, ऐसा लगता है। लेकिन मन में सोच करके देखो। अच्छा, रैंक वाली बात भी बता दूं, फाइनल की रैंक की मैटर करती है। आप जब प्लेसमेंट में जाएंगे ना, या फिर मेरा कोई भी प्लेसमेंट का सेशन देखना आप, उसमें मैं पहले ही दिन कहता हूँ कि फाइनल में रैंक है तो वही आगे काम आएगी। इंटर की रैंक उतनी काम नहीं आती जितनी फाइनल की आती है। आज का जमाना समझ लो एआई का जमाना है। जॉब्स नहीं है मार्केट में। दैट इज द रियलिटी। ना सिर्फ इस कोर्स में कम है, सभी में कम है। इवन जो साइंस ज्यादा स्कोप वाला माना जाता है उनको तो और ज्यादा निकाला जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है। तो आने वाले 4-5 साल में तो एआई और स्टेबल होगा और बहुत सेनेरियो चेंज होंगे। तो आपको टारगेट ये रखना है कि आप आने वाले 1 साल के अंदर पास हो और 1.5 साल में जॉब लग जाए। 1.5 से 2 साल में आप लोग जॉब लगेंगे। इसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए होगी। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी का काम कैसे होता है, इनकम टैक्स का काम कैसे होता है। ये भी सेशन होंगे पर्टिकुलरली, जिसमें ये आपको पर्टिकुलर पर्सन जो प्रैक्टिसिंग सीएम है वो बताएंगे कि देखो ये जीएसटी का रिटर्न है, ये अपन ने क्लाइंट का ओपन करा, ये प्रोसेस होता है। अब इसमें मैंने क्या देखा है, जब पास्ट में ऐसी क्लासेस लगाई गई तो बच्चे सोचते हैं कि एक तो खाली हाथ बैठे रहेंगे। ये क्लासेस अभी 7-8 दिन 10 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रख। आपको प्रॉपर नोटबुक रखनी है और उसमें नोट करना है, अच्छा ये काम ऐसे होता है। ऐसे नहीं है कि बस देख लिया हाँ एक मूवी की तरह और काम हो गया। आपको प्रॉपरली पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि जो आपकी एडिशनल क्लास लगेगी तो मन में क्या आता है, ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा तो अपन क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है बस देख लो इसको, उससे काम नहीं चलेगा। तो जो आपकी ट्रेनिंग की आर्टिकलशिप की क्लासेस होगी उसको भी उतनी ही सीरियसनेस से आपको करना है। और ये सारा सिलेबस है जिसमें से अपन बेसिक्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों में से। अब एक बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि सर मैं पूरी आर्टिकलशिप कर लूँ या पूरी पढ़ाई कर लूँ। दोनों जरूरी है। आपको हाइब्रिड करना है। जो भी बच्चे मान लो वैसे नहीं मिल रही है, जो भी रीजन है, तो उनके सेशन होंगे, उसमें वही नॉलेज आपको सेम टू सेम मिलेगी और वही सेम पर्सन जिनके पास जाके आप ट्रेनिंग करते हो वही लोग आएंगे अलग अलग। जितने भी प्रैक्टिसिंग सीएम है वो सब आ जाएंगे आपके, बट आपको सीरियसनेस दिखानी है। अगर आप लोग सीरियसनेस दिखाओगे मैं 10 लोगों को बुला दूंगा। जो प्रैक्टिसिंग सीएम है वो आपको अलग अलग सेक्टर की नॉलेज दे देंगे जो एक नॉर्मल ट्रेनिंग वाले को भी नहीं मिलती जो 15 महीने जाएगा। अगर आप सीरियसनेस नहीं लोगे तो फिर वही एक फैकल्टी वाले सेशन लगेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अब एट द एंड जाकर के आज के समय प्रॉब्लम क्या है ये मैं बता देता हूँ सीएमए की। मैं आपको दोनों जरूरी क्यों बोल रहा हूँ। जब आप कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे तो वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होती है बताओ। बेस क्या है अगर आप में से किसी को भी पता हो। अटेम्प्ट के बेसिस पे। जो कंपनी आपको बोल रही है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू, मैंने तुमको किसी को नहीं देखा, मैं नहीं जानता, तुमने कहीं से ट्रेनिंग करी हो, तुम दुबई से करके आ गए यहाँ पर, लेकिन जब मेरे पास में शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है तो मैं क्या देख रहा हूँ, सिर्फ अटेम्प्ट। मैं देख ही नहीं रहा बच्चे ने कहाँ से ट्रेनिंग करी। ये एक लूप होल है। इस लूप होल की वजह से ही अगर आप चाहे इंडियन ऑयल से कर लो या कहीं से कर लो और अगर आपने अटेम्प्ट लगा दिए तो आपको इंडियन ऑयल खुद ही शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। तो आप ये मान करके चलिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है अटेम्प्ट की। उसके बाद में कई बच्चों को एक कंफ्यूजन आता है कि सर जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो मैं आंसर कैसे करूंगा क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। तो जब आपका सीवी बनेगा, कंपनी को क्या पता आपको क्या आता है क्या नहीं आता, कंपनी को नहीं पता, तो हम एक सीवी बनाते हैं। उस सीवी में हम कुछ वर्क लिखेंगे। वो वर्क यहाँ सेशन में आप सीखेंगे, जब आप प्लेसमेंट के सेशंस में आएंगे तो वहां पर भी सीखेंगे। वही वर्क पे आपको क्वेश्चन बनेगा। तो आपको उसको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप हर एंगल से उसको जानते हैं, तब जाकर के आप आंसर कर पाएंगे उसको। तो सीवी के अंदर जो आप लिखते हैं ना, उसी से कंपनी क्वेश्चन पूछती है। तो सीवी में हम लिखेंगे ही वही जो हमको आता है। और आने वाले 1-1.5 साल में आप एक्सेल सीखेंगे, टैली सीखेंगे, मतलब आपको कोई क्लास नहीं लेनी, यहीं सीखोगे आप। इसके अलावा जीएसटी सीखोगे और इनकम टैक्स सीखोगे। इन्हीं से रिलेटेड वर्क आपको लिखने हैं। फिर जैसे एक बैंक रिकंसिलिएशन होता है, जर्नल एंट्रीज होती है, वो बहुत सारे वर्क्स है। उनमें से आपको छांट करके रखने के मैं मेरे सीवी में ये लिखूंगा। फिर वो वर्क आपको अपने सीवी के अंदर लिख देने हैं।
फिर जाकर के आप इंटरव्यू में जाएंगे, और इंटरव्यू की तो क्लासेस ही अलग है, वो अलग लेवल होता है जब आप सीए में बन जाएंगे। तो वहां पर जाकर के आपको उनको और अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 2 महीने इसी चीज के लिए होंगे वहां पे, कि मुझे ये वर्क को कैसे आंसर करना है, वही आप सीखोगे। तो ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आज सीए के अंदर देखो तो आर्टिकलशिप इतनी जरूरी है जिसकी हद नहीं, मतलब उसके बिना कुछ नहीं। सीए के अंदर आप प्लेसमेंट में जाओगे ना, तो आपसे क्या पूछेंगे, आर्टिकलशिप कहाँ से करी। पहला सवाल यही है, उसके बाद में आगे की बात होती है। और वहां पे अगर अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करी है ना, तो फिर अकॉर्डिंगली उसका इंटरव्यू भी होता है और सिलेक्शन भी होता है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर कंपनी को, आप लॉजिकल समझना, 2 कोर्स बनाए सीए सीए में, अगर कंपनी को बढ़िया आर्टिकलशिप वाला पर्सन ही लेना है, तो सीए को क्यों ना ले ले। सीए की सप्लाई बहुत है, 20-20 हजार बन रहे हैं। कंपनी को क्या चाहिए, देखो प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो प्राइवेट कंपनी को ऐसा चाहिए कि मुझे 1-2 लाख रुपए कम खर्च करने हैं। आप ये मान के चलिए कि प्राइवेट कंपनी में आपको सीए से 1-2 लाख कम मिलेगा, क्योंकि आपने टाइम भी कम दिया है, उसने 5 साल दिए तो आपने 3-3.5 साल दिए। तो आपको वो 1-2 लाख का फर्क उनको मिल रहा है, इसीलिए वो आपको रख रहे हैं। पीएसयू में बराबर है, अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में चल गए ना, तो उसको 18 लाख, तो आपको भी 18 लाख, सेम टू सेम पैकेज। अगेन पीएसयू का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, रैंक। अगर आप रैंक या फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो किसी से पूछना, कभी किसी का एक्सपीरियंस देखना, जीके के क्वेश्चन। हमारी कंपनी का सीईओ कौन है, हमारी कंपनी क्या करती है। तो आप ये देखिए कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, उसमें आज के समय सीएमए के अंदर जो आर्टिकलशिप की इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम है। मैंने खुद ने 6 महीने की आर्टिकलशिप करी थी, हमारे समय 6 महीने की हुआ करती थी। जब मैं एक्चुअल में प्लेसमेंट में गया तो एक क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे। क्यों नहीं पूछा, मैंने सीवी के अंदर 5-7-8-10 काम लिख दिए। बोले इससे रिलेटेड आंसर कर दो आप, तो उसमें से कोई 1-2 पूछा। सीवी में 10 चीजें होती है, उसमें से 2 पॉइंट उसमें से होते हैं। तो आपको जीरो भी नहीं होना है, पढ़ाई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करनी है, और उसको भी बैलेंस आउट करके चलना है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। सिर्फ एक चीज में अच्छा होने से नहीं होगा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मैं दिल्ली चला जाऊं, बैंगलोर चला जाऊं, उससे क्या हो जाएगा, क्या दिल्ली वाले का सिलेक्शन हो रहा है क्या कैंपस में। कि सर जो दिल्ली में रहता है उसका सिलेक्शन हो रहा है, बोले नहीं हो रहा सर उसका। दिल्ली में तो और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है अगर आप देखोगे तो कंपेरेटिवली। तो एट दी एंड ये है कि अटेम्प्ट रैंक पर पहला फोकस, दूसरा फोकस आर्टिकलशिप में होने वाले काम आने चाहिए, वो कैसे ही सीखूं मैं। इवन आपके नोन में अगर कोई है जो बोलता है कि शाम को 2 घंटे आ जाओ, तो आप चले जाओ 2-3 घंटे, या वीक में 2 हफ्ते आ जाओ। या फिर आप में से ही किसी को ऐसा लगता है कि सर कोई असाइनमेंट आए तो मुझे भेज देना, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर एक वीक के असाइनमेंट के लिए मुझे कुछ पर्सन्स चाहिए, ऑडिट करनी है किसी कंपनी की। जब आप ऑडिट करते हैं तो आप अकाउंट्स भी देखते हो, टैक्स भी देखते हो, और फाइनेंस भी देखते हो, सारी चीजें देखते हो आप उसमें। तो आप उसमें भी जा सकते हैं, ये आपकी प्रेफरेंस पे आपको कैसे करना है। और स्टूडेंट टू स्टूडेंट सब कुछ वेरी करता है, वो टाइम के साथ में अपन बात करेंगे। चलिए आज अपन करेंगे इतना ही, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो। चलिए शुरू करते हैं।